हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, साथ प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में तथा पूर्णांकों के बारे में बहुत ढंग से अध्ययन किया है। साथ ही साथ इन सारे संख्याओं का जो समूह एक लिया गया, एक संग्रह लिया गया, जिसे हमने क्या कहा, वास्तविक संख्या कहा, उसके भी बारे में खूब अच्छे से क्या किया, अध्ययन किया है। सबसे पहले अगर कोई बच्चा इस चैनल पे नया आया हो, जो इस वीडियो को देख रहा हो, वो तो पहले क्या करे भाई, वो जाके पहले इसके पूर्ववर्त लेक्चर को आप ठीक से देख लीजिए, अब फिर आप इस पे आइए। साथ में जो भी बच्चे यहाँ पे पहले से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को फटाफट क्या करिए, लाइक कर दीजिए और साथ में इसके लिंक को अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें। देखो बच्चा, पिछले हम लोग जो लेक्चर लिए थे, उस लेक्चर में एक बात आपको सिखाई गई थी कि किस प्रकार से वास्तविक संख्याओं में जो एक भाग होता है अपरिमेय का, अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे या वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बड़े प्यार से, अब बहुत ठीक से मैंने आपको वहां पे क्या किया था, समझाया था। उसी चीज को आज हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों में उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए पूरा उदाहरण समाप्त होने के बाद अब हम प्रश्नावली 1.2 क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। क्या है पहला प्रश्न, देखिए बहुत शानदार है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। आपको यह बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, वो सत्य है कि असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर को क्या करना है, देना भी है। यह भी आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। ठीक है, जैसे प्रत्येक, पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या क्या दे रहा है भाई, चलिए आरंभ करते हैं और इसका हल ज्ञात करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं इसके हल में पहला। अब पहला क्या है, पहला कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह सही है? तो यह कथन सत्य है। क्यों सत्य भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका मतलब वास्तविक संख्या में सारे परिमेय पाए जाते हैं और सारे क्या पाए जाते हैं, अपरिमेय पाए जाते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी पूछा जाए कि क्या यह वास्तविक संख्या होता है, तो 101% होता है। तो यही प्रश्न है यहाँ पे। चलिए इसका जवाब लिखिए। आप लिखेंगे यह कथन, यह कथन सत्य है। अब यह कथन सत्य है तो क्यों भाई, क्योंकि क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्याओं में सारे के सारे परिमेय भी पाए जाते हैं और सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, अपरिमेय भी पाए जाते हैं। तो इसमें से पूछा है आपसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो देखो कितना आसान है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा इसका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को बहुत ध्यान से देखना, यह बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार लगा देता हूँ इसमें, ये समझने की होगी। कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है क्या। तो चलिए एक काम करते हैं बेटा, एक संख्या रेखा बनाते हैं। मान लो यह एक संख्या रेखा है। अब यदि यह संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पे 0 भी पाया जाएगा, 1 भी पाया जाएगा, 2 भी पाया जाएगा, 3 भी पाया जाएगा, 4 भी पाया जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्या प्लस में पाए जाएंगे। उसी प्रकार से बहुत सारी संख्या किसमें पाई जाएंगी, माइनस में भी पाई जाएंगी। ये आप अच्छे जानते हैं। अब कह रहा है कि इस संख्या रेखा पर जितने भी आपके संख्याएं पाई जाती हैं, सब के सब अंडर रूट एम के रूप का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या 1 ऐसे कैसे संख्या का वर्गमूल है। तो आप कहेंगे सर 1 जो है वह अंडर रूट 1 का ही वर्गमूल है।
लेकिन टू टू जो है हमारा वह अंडर रूट 4 का वर्गमूल है। अंडर रूट 4 का वर्गमूल करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 तो 3 हमारा अंडर रूट 9 का वर्गमूल है। 4 तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब अंडर रूट m के रूप का है। पहली बात है m के रूप का है, और साथ में जहां m कैसी संख्या है तो m एक प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या है। कैसे भाई, तो गौर से देख लो, 1 भी प्राकृत है, 4 भी प्राकृत है, 9 भी प्राकृत है और 16 भी प्राकृत है। लेकिन अगर हम बात करें जीरो की, तो जीरो किसी संख्या का वर्गमूल है क्या? बिल्कुल। किस संख्या का? जीरो का। क्या -1 किसी संख्या का वर्गमूल है? बिल्कुल नहीं सर। -1 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है जो संख्या क्या हो, प्राकृत हो। गौर से सुनना, या मैं केवल प्राकृत संख्याओं के बारे में विचार कर रहा हूँ और किसी संख्याओं के बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ। तो -1 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्या -2 किसी संख्या का वर्गमूल है? नहीं। -3 किसी संख्या का वर्गमूल है? नहीं है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि 0, -1, -2 आदि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। आई बात समझ में बाबू? यहाँ क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी हमारी संख्याएं पाई जाती हैं संख्या रेखा पर, वह अंडर रूट m का रूप का है, ऐसा नहीं। केवल धनात्मक जो संख्या है वह अंडर रूट m के रूप का है, जहाँ पे m क्या है, प्राकृत है। जबकि 0 जो हमारा है वह प्राकृत संख्या नहीं है। -1 तो पहली बात यह किसी का वर्गमूल नहीं है। अगर मान लो कि किसी संख्या का वर्गमूल है तो माइनस में कोई संख्या अगर आ रही है तो वह भी हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक संख्याएं जो हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित है वह अंडर रूट m के रूप का नहीं है, जहाँ पे m एक कैसी संख्या हो, प्राकृत संख्या हो। तो हमारा दूसरा क्या है, असत्य है। अब बात आती है तीसरा क्या कह रहा है भाई? तीसरा तो बड़ा आसान है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या, यह आपको बताना है। तो अब भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है क्या? हमने देखा कि जितने भी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं। आइए भाई साहब कह रहे हैं जितने भी वास्तविक संख्या सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। सही है क्या? नहीं, यह तो गलत है। तो आप क्या कहोगे? यह यह असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य भाई? क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय होगी वह अपरिमेय नहीं हो सकती। अपरिमेय नहीं हो सकती। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं हो सकती। या दूसरी भाषा में भी ये कह सकते हैं, यहाँ लगा कि क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं का परिमेय भाग या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का परिमेय संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। अपरिमेय नहीं होती, यही इसका मेन क्या है, कारण। जिस कारण से जितनी भी हमारे वास्तविक संख्या होती है वह अपरिमेय नहीं होती। सारी वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय भी होती हैं और साथ में क्या होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। तो यह नहीं कह पाएंगे हम कि सब के सब वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, अपरिमेय।
या सब के सब क्या परिमेय, ये दोनों में से कोई नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीसरा भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है, सत्य कौन सा है, केवल पहला। तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न था। आप इसे क्या करें, नोट करें, और नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा समय लो, नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना इसको। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं भाई, एक प्रकार का अगर ध्यान से देखें तो सारी की सारी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जीरो धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है, हमेशा याद रखना। जीरो एक कैसी संख्या है, उदासीन संख्या है। तो कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय, सॉरी, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या। आपको ये बताना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर उनका वर्गमूल लिया जाए तो उनका वर्गमूल जो आएगा वह सदैव अपरिमेय आएगा। आगे कह रहा है यदि नहीं, अगर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या। तो आपको यह भी बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है, या उन सारी संख्या में से एक किसी संख्या का उदाहरण दे दो कि जिसका वर्गमूल तो आपने लिया लेकिन उसका वर्गमूल अपरिमेय नहीं आया, बस उसका उदाहरण दे दो। बड़ा प्यारा है, सिंपल है। चलो आरंभ करते हैं। इसका हल कैसे ज्ञात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक। अब सभी धनात्मक पूर्णांक कर लिए जाए तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जाएगा। ये सभी सभी धनात्मक पूर्णांक है। अब कह रहा है कि इन पूर्णांकों का क्या लिया जाए, वर्गमूल। तो हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल। अब धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा, सब पे वर्गमूल चढ़ा दो। तो √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 आदि, ये सब आएंगे। अब इनके वर्गमूलों के मान क्या आएंगे, और अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि √1 का अगर वर्गमूल करें तो इसका आंसर आएगा 1, √2 का तो √2 ही रहेगा, √3 तो √3 रहेगा, लेकिन √4 क्या आ जाएगा 2, √5 क्या होगा √5, √6, √7, और यह हो जाएगा 2 √2, और √9 कितने का हो जाएगा 3 का। ऐसे आगे बढ़ता है। क्लियर बेटा। अब तो यहाँ अगर गौर से इस पे देखें तो ये सारे धनात्मक पूर्णांकों का क्या है, वर्गमूल है, और उन वर्गमूलों का मान है। अगर ऐसा है तो क्या जो आंसर आया है यह सब के सब अपरिमेय है, यह चेक करो। तो 1 तो एक ऐसी संख्या है परिमेय, कैसी संख्या है, परिमेय। √2, √3, √5, √6, √7 और √8 का जो मान है 2 ये जो है यह सब के सब हमारे क्या है, अपरिमेय। किंतु जो √4 आया, मतलब 4 का जो वर्गमूल आया 2, और 9 का वर्गमूल जो आया 3, यह तो हमारे कैसे हैं, यह सब के सब परिमेय। कैसे बेटा, परिमेय। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या आते हैं, अपरिमेय आते हैं, नहीं, ये बात आप नहीं कह पाओगे। क्यों, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि यहाँ परिमेय भी आ रहा है और क्या आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। क्लियर ना, परिमेय के साथ साथ क्या आ रहा है, अपरिमेय। इसका मतलब यह कथन क्या है, असत्य है। तो आप लिखेंगे यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल वर्गमूल
अपरिमेय के साथ साथ अपरिमेय के साथ साथ परिमेय भी है, अपरिमेय के साथ साथ परिमेय भी है। अब आपसे उदाहरण पूछ रहा है तो कोई भी उदाहरण लिख लो जो अभी आपने उदाहरण में दिखाया ऊपर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं 4, तो 4 का वर्गमूल करें तो कितना आ जाएगा 2। उसी प्रकार से 9 का वर्गमूल करें कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3। उसी प्रकार से 16 का वर्गमूल करें तो कितना आ जाएगा 4। अब जो 2, 3 और 4 आया है यह अपरिमेय ना होकर कैसी संख्या है, परिमेय। जहां जहां 2, 3 व 4 आदि परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, यही इसका मेन क्या कारण। तो आप चाहो तो बड़ा छोटा में भी कर सकते हो, प्रश्न देख लेना किस हिसाब से पूछा है। अगर 2 नंबर 3 नंबर पूछ रहे हैं तब तो बेकायदे करके दिखाना। अगर 1 नंबर में पूछ रहा है तो बड़ा सीधा सा लिख देना कि यह कथन असत्य है क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय के साथ साथ क्या प्राप्त होता है, परिमेय भी होता है। ठीक है, अब फिर एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के इसमें से लिख देना और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग केवल आपको पढ़ाते नहीं है बेटा, हम लोग पढ़ाने के साथ साथ आपको एक समझ भी देते हैं कि अगर किसी चीज को आप कर रहे हैं तो उसका जेन्युइन रीजन आपको पता होना चाहिए। और जब तक जेन्युइन रीजन नहीं पता होगा ना तब तक आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैथ में इंटरेस्ट आने के लिए या लाने के लिए यह बहुत जरूरी है। तो जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का एक जेन्युइन रीजन आपको पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक आप उसके सही सही जवाब दे नहीं पाएंगे। जो लिखवाया जा रहा है आप बिल्कुल हुबहू इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखें, एक नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। अगर मजा आया हो तो भाई फटाफट एक लाइक कर दो यार, साथ में दोस्तों को शेयर कर दो, और जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप जाके वहाँ पे बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से चैनल पड़ा हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि जल्द ही उस चैनल पे हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो भी नए लेक्चर आपके आते हैं या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है या शेड्यूलिंग होता है वो सब सबसे पहले कहाँ पे आपको मिल जाती है, टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। अगर नहीं वहाँ पे जा पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं, वहां क्लिक करें और सीधे चले जाए टेलीग्राम पे और वहां जाके क्या करना, ज्वाइन कर लीजिए। साथ में बड़े भारत भाई विजय सर का ऑफिशियल चैनल इंस्टाग्राम पे भी हो गया है, तो आप जाके वहां से भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहां पे भी आपको अच्छी अच्छी बातें क्या होती रहती है, मिलती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो नोट करो, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार है क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या को, एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या का एक भाग अपरिमेय जिसका रूप दिया है √5, उसको कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर क्या करिए, निरूपित। तो प्रश्न क्या देखो, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ऐसे मैंने कई सारे उदाहरण में आपको क्या किया कराया, अब बड़े ठीक से समझाया है। तो अगर किसी को इस लेक्चर में इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार पिछला लेक्चर जरूर जाके देख लीजिए और वहां एकदम 101% है आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करें, इस लेक्चर को देखिए, आपको रत्ती भर कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे लड्डू को पालू, बात समझ में आ रही है? तो चलो बढ़ते हैं यहाँ पे। और इसको कैसे करेंगे, इसका हल करना मैंने आपको सिखाया था। मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले साइड में एक रफली कर लो। रफ में क्या करो, √5 को आप 2 भागों में बांटो, जिसमें एक होगा आधार और एक होगा लंब, जिसमें लंब सदैव कितना का होगा, 1 इकाई का होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 4 + 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब पाइथागोरस प्रमेय का अगर प्रयोग करें तो पाइथागोरस का प्रमेय का √5 किसका मान होता है, कर्ण का मान होता है। तो √5 का मतलब हो गया कि अंदर क्या आया होगा, तो अंदर आया होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी आधार पर इसको अगर बदलें तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यह हो गया हमारा एक
रफ टाइप का, कि जहां से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि आधार कितनी इकाई होनी चाहिए, 2 इकाई, और हमारा लंब कितनी इकाई होनी चाहिए, 1 इकाई। तो इसी का आधार पे चलो बनाओ। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक संख्या रेखा लेते हैं, या मान लीजिए कि एक संख्या रेखा ले लिया। संख्या रेखा पर यह हमने ले लिया 0, नाम दे दिया O, एक समान रूप से इसे बांट दिया, यह हो गया 1, यह हो गया हमारा 2, यह हो गया हमारा 3, इधर भी एक हाथ ले लिया -1। अब हमने कहा आधार 2 इकाई, तो आधार कहाँ से नापते हैं भाई, 0 से नापेंगे। तो 2 इकाई कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ। तो यह हमारी हो गई आधार, कितने इकाई के बराबर, 2 इकाई। तो हम स्केल में 0 से 2 इकाई लेकर यहाँ पे एक बिंदु लगा दिए, और इसका नाम दे दिया, कह दिया कि यह है ए। अब क्या करेंगे, चादर की सहायता से इस पे एक लंब गिराएंगे। मान लिया ऐसा हमने एक लंब खींच लिया चादर की सहायता से, जो कितने कोण बनाते हैं, 90। अब ए को केंद्र मानकर प्रकार में 1 इकाई की दूरी लेकर, ओ को केंद्र मानकर प्रकार में 1 इकाई की दूरी लेकर, और यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, चाप लगा देते हैं। मान लें कि यहाँ पे हमने एक चाप लगा दिया। अब यह चाप, जो यह लंब है, इसको बिंदु बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्केल की सहायता से ओ से बी को मिला देंगे। किससे किसको मिला देंगे, तो स्केल की सहायता से ओ से बी को मिला देंगे, जहां ए बी की जो दूरी होगी, यह वाली दूरी जो होगी, वह कितनी होगी, 1 इकाई। कितनी होगी बेटा, 1 इकाई। ठीक ना। अब अगर गौर से देखो तो तुम्हें ओ ए बी एक समकोण बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। इस समकोण में आधार है 2 इकाई और लंब कितना है, 1 इकाई। तो क्या आप यह ओ भी नहीं निकाल पाए, वो क्या आराम से निकल जाएगा, किससे, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो चलिए ओ भी निकालते हैं, उसके पहले जो किया उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माना ओ ए बराबर 2 इकाई तथा ए बी बराबर 1 इकाई लिया, 1 इकाई लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि बिंदु ए पर चांदा की सहायता से या डी की सहायता से एक लंब खींचा, तथा प्रकार में 1 इकाई की दूरी लेकर, 1 इकाई की दूरी लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक ऊपर की ओर चाप लगाया, जो लंब को बिंदु बी पर, प्रतिच्छेद करता है, है। स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से ओ को बी से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। अब ओबी के लिए, ओबी के माप के लिए, ओबी के माप के लिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, तो ओबी का माप किसके द्वारा होगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा होगा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में किस फार्मूले से,
तो पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ाया ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय भाई? तो कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो इसमें कर्ण क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यह होगा ओबी का स्क्वायर, देयरफॉर ओबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब मान उठा के रख दो, यहाँ पे ओए कितना है हमारा? तो ओए है आपका 2 इकाई, तो 2 का वर्ग, ए भी है 1 इकाई, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया ओबी का वर्ग बराबर आ गया 5। तो ओबी कितना है भाई? तो ओबी आ गया √5 क्या इकाई। या किसका मान है निकल का हमारा? या हमारा मान निकल के आ गया ओबी का। ठीक है, यह है ओबी का मान, तो यह तो आ गया √5 इकाई। अब मजे की बात है कि जो हमें करना था वो तो आ गया, लेकिन यह संख्या रेखा पर नहीं है, यह संख्या रेखा से कहाँ है? ऊपर है, बाहर है। हमें कहाँ चाहिए? संख्या रेखा पर। बहुत आसान है, क्या करिए, प्रकार में ओ को केंद्र मानिए और ओ से प्रकार में बी तक की दूरी ले लीजिए, और ओ से बी तक की दूरी लेने के बाद एक अर्धचाप गिराइए इस तरीके से। जो अर्धचाप गिराएंगे वह अर्धचाप संख्या रेखा को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगी, और एक्चुअल में यही बिंदु P किसको प्रदर्शित करेगा? √5 को प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ O से लेकर P तक की जो दूरी होगी वह आपका √5 इकाई को निरूपित करेगी। ठीक है, हमारी कंडीशन में तो बस यही बात यहाँ पे लिख दो। आप लिखोगे अब बिंदु O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर प्रकार में OB तक की दूरी लेकर एक अर्धचाप गिराया, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बिंदु P ही √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेगी। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेगी तथा O से P की दूरी OP √5 इकाई के बराबर होगी। आई कहानी समझ में? इस प्रकार से हम इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं? हल ज्ञात कर सकते हैं, और यही पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं था, केवल आप आधार 2 इकाई ले लेना है, अलंब 1 इकाई, फिर हम बिंदु O से B को मिला देंगे, यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार √5 आ जाएगा। फिर हम प्रकार में OB तक की दूरी लेके और एक अर्धचाप गिरा देंगे, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर क्या करेगा? प्रच्छेद करेगा, और जिस बिंदु पे प्रच्छेद करेगा वही बिंदु हमारा √5 को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। देखो कितना आसान है। चलो नोट करो। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन आपके एक्चुअल में प्रयोगात्मक क्वेश्चन है, एग्जाम स्कूल में करने के योग्य क्वेश्चन है। एक सर्किल है कि अगर हम सारे अपरिमेय संख्याओं को एक ही संख्या रेखा पर निरूपित करें तो उसका डायग्राम किस प्रकार से बन के आएगा, या उसी प्रकार से संबंधित हमारा क्या है प्रश्न। नोट करिए इसे, और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अरे बड़ा मजेदार है भाई,
क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का होमवर्क है और अपने दोस्तों के साथ करने के लिए यह कहीं ना कहीं होमवर्क के रूप में आपको दिया जाता है, जिसमें एक दूसरे से कंसल्ट करके क्या कर सके, इस प्रश्न को कर सके। देखो प्रश्न कैसा है, क्या कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप, मैंने पहले ही कहा था ना कि यह एक प्रकार क्या है, प्रयोगात्मक है, क्रियाकलाप है। वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। वर्गमूल सर्पिल का मतलब आपके सारे वर्गमूलों की रचना करनी है, जिसकी वजह से एक सर्पिल बन पाए। सर्पिल का अर्थ होता है जैसे सांप घूम के एक साथ बैठता है तो उसके ऐसे बन जाते हैं ना सारे, उस प्रकार के जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, सर्पिल कहते हैं। कागज की एक बड़ी शीट ले लीजिए, कोई भी एक कागज का बड़ा शीट ले लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल के क्या करिए, रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का एक रेखाखंड ओपी नहीं OP1 खींचिए। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, OP1 खींचिए। तो मान लीजिए कि हमने एक बिंदु ले लिया O। अब यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एकक लंबाई का एक बिंदु दूसरा ले लिया P। जहाँ O से लेकर P तक की जो दूरी होगी वह एकक होगी। एकक का मतलब होता है एक इकाई, ठीक है, कितना ले लिया। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचो। अब यह हमारा हो गया, यह OP1 हो गया। अब इस पे चांदा की सहायता से एक लंब खींच दो इस तरीके से। अब क्या करो, प्रकार में एक इकाई की दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाओ ऐसे, इसका नाम रख दो P2। तो P1 P2 की दूरी कितनी हो गई, तो P1 से लेकर P2 तक की दूरी जो हुई यह भी हो गई एक इकाई के बराबर, ठीक है। अब कह रहा है कि OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचे। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचो। तो अब O से किसको मिला दो, P2। O से किससे मिला दे, P2। तो हम इसके बारे में थोड़ा लिखते चलते हैं, आगे बाद में बात करेंगे। जैसे यह हो गया एक इकाई, यह भी हो गया एक इकाई, तो हमारा OP2 कितना हुआ भाई, हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समकोण बनेगा ना, 90 बनाया तो समकोण त्रिभुज OP1 P2 में पाइथागोरस प्रमेय से OP2 का वर्ग बराबर होगा OP1 का वर्ग प्लस P1 P2 का वर्ग। कहां से है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इससे आगे मान रख दो, OP1 का मान है 1 का वर्ग, P1 P2 का मान है 1 का वर्ग। तो यहाँ पे OP2 का मान, मतलब OP2 वर्ग का मान कितना, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, मतलब कितना आ गया 2। तो यहाँ पे OP2 का मान आ गया √2 के बराबर, √2 इकाई, कितना आ गया, मतलब यह हो गया √2, ठीक है। अब आगे आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचे। अब इस पे भी आपको एक लंब खींचना है, तो लंब करने के लिए क्या करोगे, चादर रखो और चादर रख के इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दो इस तरीके का। यह हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक। फिर प्रकार में आप यहाँ से एक इकाई के P2 को केंद्र मानकर एक इकाई दूरी पे क्या लगा लो, चाप लगा लो, जो किस में बदल जाएगा, P3 में। अब फिर हम क्या करेंगे, O से P3 को मिला देंगे। अब यह P2 P3 कितना है, तो P2 P3 भी हमारी एक इकाई है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। यह आ गया। अब फिर बारी आती है कि भाई OP3 कितना होगा, तो यही सेम बात बार बार आप लिखते रहिए। यहाँ पे लिखिए आप समकोण त्रिभुज, और मैं ऊपर चल रहा हूँ, यही लिखो समकोण त्रिभुज OP2 P3 में, OP2 P3 में अब पाइथागोरस प्रमेय से OP का वर्ग सॉरी OP3 का वर्ग बराबर हो जाएगा OP2 का वर्ग प्लस P2 P3 का वर्ग, कितना होगा, OP2 कितना आया है √2, तो √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ कितना रहेगा, यह होगा 2 और यह हो जाएगा 1। तो हमारा मान OP3 का वर्ग निकल के आ गया 3, तो OP3 कितना आया, तो OP3 का मान आ गया √3 इकाई के बराबर। तो यह मान हमारा गया √3 इकाई, क्लियर। अब ऐसा ही कह रहा है कि OP3 पर
लंब रेखाखंड P3 P4 खींचो, तो यह OP3 है, इस पे एक लंब रेखाखंड खींचो, जो एक्स्ट्रा हो रहा है मैं उसको हटाते चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब इस पे भी कह रहा है एक लंब खींचने के लिए, तो लीजिए एक लंब खींच दिया गया, मान लो कैसे एक लंब, इसके माध्यम से खींचोगे तो आप चादर के माध्यम से खींच लो, फिर P3 को केंद्र मानकर एक चाप लगा लो 1 इकाई का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, यह दूरी फिर कितनी हो जाएगी 1 इकाई, इतना आ गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं, नाम इसका दे दिया P4, क्या नाम दे दिया P4। अब स्केल की सहायता से O को P4 से मिला दिया, ऐसे। ठीक, फिर यहाँ पे एक समकोण बन गया, समझ पा रहे हैं बात, है समकोण बन गया। अब देखो ध्यान से देखना, यह आधार एक था, तो इससे एक अधिक वर्गमूल में आ गया, यहाँ पे दो छात्र इससे एक अधिक किसमें आ गया, 3 में आ गया, यहाँ पे इस वर्गमूल में आ गया, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार। अब इससे ज्यादा क्या लिखें, क्या समझाएं आपको, इसी प्रकार यह आ जाएगा आपका √3 का वर्ग करोगे, और तो ये हो गया 3 या 1 का वर्ग करोगे कितना होगा 1, तो 3 1 मिलेगा कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा √4 का इकाई, इतना। फिर क्या करा भाई, इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1, OPN-1 का मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका कितना आ गया √4 इकाई आ गया ना, OPN-1 का मतलब यहाँ P1 था, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, यहाँ P4 है, ऐसे ही बढ़ते जाओ P5 P6 P7 P8 ऐसे ही बढ़ते जाइए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक और यहाँ पे लंब खींच रहे हैं, और हम प्रकार में 1 इकाई की दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगा रहे हैं, ये हमने कहा कि P5 पे काटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, तो वह 1 इकाई है, हमने कह दिया 1 इकाई के बराबर है। फिर हमने P5 को किससे मिला दिया, वो से मिला दिया। अब इसकी दूरी कितनी होगी, तो इसकी दूरी जो होगी, यहाँ √4 है, तो यहाँ हो जाएगा √5 इकाई के बराबर। आई बात समझ में। अब फिर क्या करो भाई, P5 पे भी एक लंब गिराओ, ऐसा लंब मान लो P5 पर हमने गिरा दिया, आप प्रकार की सहायता से ठीक से करिएगा, ऐसे हमने गिरा दिया। फिर प्रकार में यहाँ 1 इकाई की दूरी ले लिया, इसका नाम लिया P5 P6, यह भी दूरी 1 इकाई की है। अब क्या किया जाए, P6 से हम O को मिला दें, P6 से O को जब मिलाएंगे, P6 से O को जब मिलाएंगे तो यह √5 का 1 मिलकर कितना हो जाएगा √6, तो यहाँ पे आ गया √6। ठीक है, वैसे ही हम क्या करें, इस पे एक और लंब गिरा दें चांदा की सहायता से, और यहाँ पे प्रकार की सहायता से हम इसे 1 इकाई पर काट लें, यह हो गया 1 इकाई। अब 1 इकाई से काटोगे तो ये हमारा हो गया P7, अब P7 को हमने किससे मिला दिया, उससे मिला दिया। अब यह मान कितना होगा, वो P7 कितना होगा, तो यह √6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा √7, तो √7 इकाई। अब क्या करते हैं भाई, अब हम अगेन इस पे एक लंब गिराते हैं, ठीक, और 1 इकाई की एक दूरी लेते हैं ऐसे, जो P8 पे काटा है, अब P8 को O से दोबारा मिला देते हैं ऐसे, देख लो। अब यह मान कितना आएगा, तो यह √7 और यह हो गया 1 इकाई, ध्यान समझना, 1 इकाई, तो यह तो हो गया √8 इकाई। ठीक, सेम वैसे ही एक दूसरा लंब हम P8 पे लेंगे ऐसे, ठीक, और यहाँ 1 इकाई पे हम एक अन्य कट लगाएंगे जिसे नाम देंगे P9, और हम O को P9 से क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो यह हो गया √8 और यह हो गया 1, मिलकर कितना हो जाएगा √9 इकाई के बराबर। अगेन सर्पिल है ना, तो ऐसे बोलता जाएगा, अगेन एक सर्पिल बनाए, और यहाँ पे एक दूसरा हम समकोण ले लेते इस तरीके से, और 1 इकाई पे एक चाप लगा दें, यह हो गया P10, और O को हम क्या करें, P10 से मिला देंगे, यह हो गया 1 इकाई के बराबर, और यह निकल के जो आएगा यह होगा √3 इकाई के बराबर, और ऐसे ही यह ऐसे घूमते जाएगा, आ रही बात में, ऐसे घूमते जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सर्किल कहते हैं। देखिए कितना आसान है, यह एक प्रकार का प्रयोगात्मक है, घर पे बैठे आराम से जितना मन में आए √11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जहां तक आपकी इच्छा करे
वहां तक बनाते जाइए। देखिएगा एक लास्ट में आपको पूरा सर्किल बन जाएगा, सांप जैसा बैठा होता है ना, वैसे बैठे हुए आपको दिखाई देगा, या एक प्रकार के ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ क्या होगा, जाएगा। आई क्या समझ में? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। चलिए बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।